अभय सर के बारे में परिचय तो दे ही दिया भाई ने, और मैं बता दूं 1992 बैच के आईएएस ऑफिसर हैं। मैं थोड़ा पढ़ के बता रहा हूँ, आईएएस ऑफिसर है तो थोड़ा मुझे पढ़ना भी पड़ता है। अभी जल संसाधन विभाग में एडिशनल चीफ सेक्रेटरी के रूप में कार्यरत हैं। होम में भी रह चुके हैं एसीएस, और अभी सबसे महत्वपूर्ण जो जल संसाधन विभाग है, जहाँ सबसे ज़्यादा काम हो रहा है, वहाँ अभय सर काम कर रहे हैं। अभय जी, स्वागत है न्यूज़ 18 इंडिया, राइजिंग राजस्थान। बहुत बहुत धन्यवाद। आज हम लोग राइजिंग राजस्थान की बात करेंगे, जहाँ पानी सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। क्या जो बेमौसम बरसात और कुछ इलाकों में जो बेमौसम जो क्लाइमेट चेंज हुआ है, क्या इसका असर पॉजिटिव हो रहा है, या जो बाढ़ के दृश्य राजस्थान में नजर आ रहे हैं और डिवास्टेटिंग है वो? सही बात कह रहे हैं आप। आज हम देखते हैं तो एक तरह से आज 6 अगस्त को हम बैठे हैं, और 6 अगस्त को जो हमारा मॉनसून ड्यूरेशन में रेनफॉल होता था स्टेट का, उसकी लगभग करीब 95-96% बारिश हो चुकी है। यानी ये दिखाता है कि जो हमें सितंबर अंत तक बारिश आनी थी, वो हमें हमारे राजस्थान में इस बार 6 अगस्त तक आ गई है। ये इस बात का भी द्योतक है कि जो क्लाइमेट चेंज की बात करते हैं, हम ग्लोबल वार्मिंग की बात करते हैं, अनप्रिडिक्टेबिलिटी ऑफ रेनफॉल की बात करते हैं, जिसकी वजह से हमारे सारे जो कॉन्सेप्ट्स हैं उसको अपने को रिकैलिब्रेट करना पड़ेगा, वो इन सब चीज़ों को दिखाता है। कल की बात है, एक सोम कमला अंबा डैम है, उसके हम लोग रेनफॉल और ओवरफ्लो के स्टेटिस्टिक्स को देख रहे थे। वैसे रूटीन का कार्य हम लोग हमेशा करते रहते हैं। जो गजब की बात सामने आई कि लास्ट 15 वर्ष से हर वर्ष उसमें ओवरफ्लो आ रहा है, और उसके पहले ओवरफ्लो नहीं होता था। तो ऐसा कुछ परिवर्तन अवश्य हुआ है, जिसकी वजह से हमारे ओवरफ्लो डायनेमिक्स जो डैम्स के हैं वो बदल गए हैं, और ये एक श्योर शॉट इंडिकेटर है कि क्लाइमेट चेंज का हमें अब इम्पैक्ट दिख रहा है, जिसकी वजह से हमें अपने सारे जो सोच हैं, कॉन्सेप्ट्स हैं, उनको रिकैलिब्रेट करना पड़ेगा, और एक सिक्योर और सस्टेनेबल वाटर ग्रिड के बारे में नए सिरे से सोचना पड़ेगा। ये बात सही है। तो जल संसाधन, अभी वाटर टेबल क्या राजस्थान में ऊपर हो रहा है? कुछ इलाकों में अरावली के इस तरफ, उस तरफ डिजर्ट का इलाका है, उस तरफ भी बारिश हो रही है, तो मुश्किल कोई आ रही है सरकार को उसको मैनेज करना, या पानी बहुत ज़्यादा है, या फिर फ्यूचर के लिए संरक्षित करने के लिए आप लोग कुछ योजना बना रहे हैं उसको चेक डैम्स बन के? अपन जब रेनफॉल स्टैटिस्टिक्स देखते हैं, और इस बार जैसे हमारा उमेद सागर करके एक स्थान है 12 में, जिसमें ऑलरेडी 1500 mm तक बारिश हो गई है, जो राजस्थान के हिसाब से काफ़ी हैवी रेनफॉल है। एक प्रोजेक्ट है जिसके बारे में आपने सुना हुआ है, पीकेसी, मॉडिफाइड पीकेसी। तो आपके सवाल को मैं वहीं से उठाता हूँ कि एक पार्वती पिकअप वेयर है, वहाँ से करीब 2400 MCM पानी निकल गया है। वो जुड़ता है हमारे काली सिंध से। काली सिंध में एक नवनेरा बैराज है, वहाँ से 3600 MCM पानी निकल गया है। और बनास, काली सिंध, पार्वती और मेज़, ये सब जुड़ के चंबल से निकलती है, धौलपुर से। यहाँ पे 23-24 हज़ार MCM पानी निकल गया है। यानी ये वो वर्ष है जिस साल हमारी बारिश अच्छी है, पानी अधिक है, और बट ये सब बंगाल की खाड़ी में जा रहा है। कल्पना तो ये है कि ऐसी हमारी व्यवस्था रहती कि इस पानी को इस वर्ष हम संजो सकते, ताकि जिस वर्ष कम बारिश होगी उस साल हम उपयोग कर पाते। तो ये कॉन्सेप्ट तो ये ज़रूर दिखा रहा है जो अपने सामने बातें आ रही हैं। अभय जी, एक आप टेक्नोक्रेट हैं, आपने बीटेक किया हुआ है, आप आईआईटी से पास आउट हैं। आप एक टेक्नोक्रेट को कि इंजीनियरिंग की डिग्री इस ब्यूरोक्रेसी में कितनी कारगर साबित होती है? आपकी चीज़ों को इम्प्लीमेंट करना है, खासकर आप तो रडार टेक्नोलॉजी में आपने किया हुआ है। आपने अध्ययन ज़्यादा कर रखा है। जो पढ़ाई है वो आपको एक तरह का सोचने का तरीका सिखाता है। टेक्नोक्रेट की सबसे बड़ी बात है कि वो प्रॉब्लम को देखता है, प्रॉब्लम को एनालाइज करता है, पॉसिबल सॉल्यूशंस को इवैल्यूएट करता है, फिर संभवतः 3-4 ऑप्शंस देता है जिस पर निर्णय किया जा सके। तो प्रॉब्लम सॉल्विंग जो सबसे बड़ी मेरी पढ़ाई का आउटकम है वो है, तो वो तो मेरे ख्याल से लाइफ में हमेशा उपयोगी रहेगा। ये बात बार बार होती है कि जो आईआईटी पास आउट होते हैं या इंजीनियरिंग बीटेक ग्रेजुएट्स होते हैं, वो ज़्यादा यूपीएस सिविल सर्विसेज की परीक्षा में क्वालिफाई कर जाते हैं, तो बेचारे जो ह्यूमैनिटीज़ पढ़ते हैं वो बेचारे रोते रहते हैं कि हमारी सीट मारी गई। तो क्या इंजीनियरिंग पढ़ के आसान हो जाता है, या आसान पेपर आते हैं सर यूपीएससी में? अब ये कहना तो मेरे लिए मुश्किल है, क्योंकि ह्यूमैनिटीज़ का पेपर मैंने अटेम्प्ट किया नहीं। बट ये बात सही है कि इंजीनियरिंग या साइंस में किसी परीक्षा को देने में या तो आप सही होंगे या गलत होंगे। गलत होंगे तो आप कहीं नहीं रहेंगे, और सही होंगे तो ऊपर रहेंगे। तो ये तो एडवांटेज रहता ही है। आपने रडार और स्पेस टेक्नोलॉजी
में एमटेक किया है, रडार इंजीनियरिंग। तो भारत में जिस तरह से विकास हो रहा है रडार का आजकल, आपने देखा होगा इस बार काफ़ी कारगर साबित हुआ है हमारे ऑपरेशन सिंदूर में भी। तो आपको लगता नहीं आप मैं वहाँ होता तो इससे भी बेहतर कुछ करता, दुनिया में भारत का नाम रोशन कर रहा होता? कभी दिल में वो कसक होती है? मुझे लगता है कि जिस तरह की फुलफिलमेंट सर्विस ने दी है, मुझे अनुभव दिया है, अपॉर्चुनिटीज़ दी है, रिग्रेट्स नहीं है। ये मैं आपको पूरे विश्वास के साथ कह रहा हूँ, ऐसा कोई रिग्रेट्स नहीं है। अच्छा, आज के युवाओं के लिए क्या संदेश देंगे आप फिर? एक तो ब्यूरोक्रेट बनो या टेक्नोक्रेट बनो, या फिर जिस फील्ड में बने उसमें जाओ। अभी हमारे मंत्री जी आए थे, वो कुछ एक बात कह रहे थे स्टार्टअप्स की। ये बात ज़रूर है कि यदि कोई व्यक्ति अपने दम पे एंटरप्रेन्योर बनता है और खुद का व्यवसाय करता है तो उसका मुकाबला नहीं है। आप अपने फ्यूचर के खुद के मालिक होते हैं। सो यदि एंटरप्रेन्योर बन सके तो उसका मुकाबला नहीं है। ये राजस्थान के लिए फ़ायदेमंद होगा, ये सभी के लिए फ़ायदेमंद होगा, और इससे हमारी इकॉनमी भी ग्रो करेगी, अपॉर्चुनिटीज़ भी होंगे, और वो व्यक्ति उस फील्ड में काम करेगा जिसमें उसकी आत्मा जुटती है। कितना राजस्थान में आप, मुझे लगता है 92 से अब तक लगातार नहीं हूँ, बाहर गया ही नहीं। नो दिल्ली डेपुटेशन? नहीं गया। लगातार अपने दिल्ली, हाँ, दिल्ली डेपुटेशन का कभी कोई अंदर से इच्छा नहीं हुई? एक दो बार मौके आए थे, बस वो बैठा नहीं तो फिर नहीं गया। रिग्रेट्स नहीं है, रिग्रेट्स तो रखते ही नहीं सर। सर आप मुझे लगता है आपको एक बढ़िया बायोग्राफी आपकी बनी है, क्योंकि राजस्थान 32 साल बहुत लंबा अरसा होता है राजस्थान में जी। कोरोना में आपने बहुत बढ़िया काम किया था, आपकी काफी तारीफ हुई थी उस समय, आप डिपार्टमेंट हेड कर रहे थे उस समय जी। क्यों मतलब क्या राजस्थान मोर और लेस काफी संकट से दूर रहा था उस समय? वो काफ़ी कठिन समय था, और लोगों के कम्युनिकेशन आने जाने में काफ़ी दिक्कतें आ गई थी, और हमें आईटी बेस्ड सिस्टम्स पे काफ़ी निर्भर करना पड़ा। वो अनुभव में मेरा जो पुराना बैकग्राउंड है, सौभाग्य ऐसा था कि आईटी डिपार्टमेंट उस वक्त मेरे साथ था। तो एक तो हमने कॉन्फ्रेंसिंग की जो सिस्टम्स इवॉल्व की, लोगों को साथ पहुंचने का एक माध्यम बना, और जो सारी मॉनिटरिंग थी, फिर डेटा को एनालाइज कर रहे थे हम लोग कि किस प्रकार से कहाँ पे एपिडेमिक आ रहा है, नहीं आ रहा है, किस प्रकार से अपने को रिस्पॉन्स करना है। और जो सबसे बड़ी एक तरह से सेटिस्फैक्शन महसूस हुआ था, वो हुआ था कि जो ऑक्सीजन की जो वैन्स मूव करती थी, उनकी कहाँ आवश्यकता है, किस वाहन को कहाँ डाइवर्ट करना है, कहाँ ऑक्सीजन पहुँचाना है, वो एक जो मैपिंग और एक्सरसाइज मैंने अकेले नहीं, पूरी टीम ने किया था। उसमें सभी विभाग के लोग थे, डाउन द लाइन थे, डिस्ट्रिक्ट्स के थे। जो रिस्पांस मिला उसमें मेरे ख्याल से काफ़ी अपने को संतुष्टि महसूस हुई। सर इतने साल राजस्थान में आपने सेवा की है, जनता के बीच भी रहे होंगे आपने, डीएम का बलौर कलेक्टर भी। बहुत इच्छा हो रही है कि पॉलिटिकल सवाल पूछूं, लेकिन पूछूंगा नहीं। किन क्षेत्रों में आपको लगता है राजस्थान अगले कुछ सालों में देश में अग्रणी निकल सकता है, जिसमें बहुत अच्छा काम हो रहा हो? कौन कौन सेक्टर हैं राजस्थान के जो पोटेंशियल रखते हैं आने वाले दिनों में, जो राजस्थान के कायाकल्प? मेरे ख्याल से जो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर है उसमें काफ़ी कार्य हो रहा है, एनर्जी के क्षेत्र में कार्य हो रहा है, अपने रोड सेक्टर में काम हो रहा है, और एक जो रूरल इंडिया में अपनी एक महिलाओं का संगठन खड़ा हुआ है राजीविका, जिसके साथ काफ़ी जुड़ा रहा हूँ, उसमें काफ़ी ताकत आ रही है, वो संगठित हो रही है। और मुझे लगता है कि आने वाले युग में जब हम टेक्नोलॉजी को यूज़ करेंगे तो जो लोगों की ऊर्जा है, जो एंटरप्रेन्योरशिप की बात करती हैं, एक से दूसरी कड़ी जुड़ते हुए, मुझे लगता है एक ऐसा निर्माण होगा जिसमें काफ़ी स्ट्रॉन्ग इकोनॉमी का और आर्थिक स्थिति बनेगी। इसमें मुझे पूरा विश्वास है। एक एज एन आईएएस ऑफिसर आप कैसे, प्रधानमंत्री एक प्रगति की बैठक लेते हैं, मान लीजिए आपके राज्य में बीकानेर में कोई छोटे से जगहों पे कोई हाईवे का काम रुका हुआ है, तो सारे डिपार्टमेंट के लोगों को मेरे ख्याल से सबको कॉन्फ्रेंस कॉल में ले लिया जाता है। तो ये मुहिम सीधे प्रधानमंत्री एक छोटे से हाईवे के लिए अगर प्रधानमंत्री लगा हुआ है, तो आपको लगता है ये एज अ ब्यूरोक्रेट आप इसको कैसे देखते हैं? क्योंकि आपने 32 साल सेवा की और ये पहली बार ऐसा हो रहा है कि एक ऐसी बैठकें लगातार हो रही हैं। 46-47 बैठकें हो चुकी हैं पूरे 11 साल में। वो हम सभी के लिए प्रेरणा है, और वो जब ऐसा कर सकते हैं तो हमें लगता है कि जहाँ जहाँ हम छोटे काम कर रहे हैं उसमें भी सभी को एक साथ बैठा के समस्याओं का हल अपने स्तर पे निकाल सकें। तो ये प्रेरणा जरूर मिलती है उनसे। कौन सी ऐसी समस्या आप बस्ती मैं क्योंकि राजस्थान में हम लोग बैठे हैं सर, कौन सी ऐसी चीजें हैं जिसमें बहुत काम बाकी है राजस्थान में, जो छूट गया है? मेरे ख्याल से आज की तारीख में जब जैसी युवाओं की बात है, तो हमारे जो एजुकेशन है और एजुकेशन को हम रोजगार उन्मुखी कैसे बना सकें,
इसको हम प्रैक्टिकल कैसे बना सकें, ऐसा महसूस करे वो व्यक्ति जो पास आउट करके आए कि जो कुछ मैंने पढ़ा सीखा वो उपयोगी रहा, उससे मैं आगे अपनी जीवन यापन कर पा रहा हूँ। तो इसमें जो एक ब्रिज है जो अपने सिखाना चाहिए, वहाँ पे मेरे ख्याल से काफ़ी कार्य की आवश्यकता है। युवाओं पर फोकस ज़्यादा, ह्यूमन रिसोर्स पे, बिकॉज हमारी ह्यूमन रिसोर्स हमारी ताकत है। आप ये भी देख रहे हैं कि आज की तारीख में टेक्नोलॉजी इस प्रकार से तब्दील हो रहा है कि 5 या 6 साल पे जो हम देखते हैं करते हैं वो हम एक तरह से ऑब्सोलीट हो जाता है। तो मेरे ख्याल से ह्यूमन रिसोर्स टेक्नोलॉजी को मैच करते हुए आगे हमें दिखाता रहे, ये हमारा सबसे बड़ा चैलेंज रहेगा। ये किसी प्रदेश की समस्या नहीं, सभी की समस्या है। 90 के दशक में सर जब आप IAS बने थे, उस दौर में सरकारी नौकरी के अलावा कोई अल्टरनेटिव था नहीं सर। अब जो 2020 का जो भी जनरेशन, जिन पता नहीं, मुझे नहीं मालूम है सर कौन सा जिन है अब, वो है इसी जनरेशन का है सर प्रतीक। तो ये मैं आपको बताता हूँ, हमारे सेकेंड ईयर का वाक्य है। सबसे पहला कोर्स था इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग का, और बड़े खुश होकर गए थे कि हम इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर बन रहे हैं। बहुत फेमस प्रोफेसर थे हमारे, उनके बाद में लेक्चर्स रिकॉर्ड भी हुए और सब सुनना चाह रहे थे उनको। वो कहते हैं कि आपने सबसे गलत फील्ड चूज़ किया। हमारे सब की वो होती है ना, शक्ल सारी मुरझा गई। क्यों? उन्होंने कहा कि ये फील्ड ऐसा है कि इसमें जैसे जैसे प्रोग्रेस आएगा, जो भी डेवलपमेंट होगा वो चीज़ फास्टर होगा, ऑब्सोलीट, वो चीज़ स्मॉलर होगा, और जो आर्थिक दृष्टि से सबसे इंपॉर्टेंट है वो चीपर होता जाएगा। आपकी शेल्फ लाइफ 6 महीने है, तो हमने तो वहाँ पढ़ाई कही है जहाँ पे लोगों ने कहा हमारी शेल्फ लाइफ 6 महीने है। सो आई थिंक ये वाली जो अडेप्टेबिलिटी है आज के ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट में, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम अपने को कैसे अडेप्ट करते रहें और रीडेवलप करते रहें। अपने कैरियर की किसी पोस्टिंग में बतौर DM, बतौर DDC या कमिश्नर या डिपार्टमेंट हेड, कोई ऐसी सीख जो डेवलपमेंट में आपके सोच की दिशा जिसने आपको बदली हो, ये युवा भी जानना चाहता है, क्योंकि हर IAS के कैरियर में कोई ऐसा क्षण आता है जो उसकी सोच काफ़ी बदल के रख देता है। वैसे बात तो ये है कि मेहनत आप करेंगे तो कोई भी समस्या या प्रॉब्लम ऐसा नहीं है जिसका अपन समाधान नहीं कर सके, और समाधान भी जो मेरा अनुभव कहता है सभी के साथ चौड़े में बैठ के मिलजुल के ही होता है। ये मैंने सीखा है। चलो सर, बहुत बहुत धन्यवाद न्यूज़ 18 इंडिया में आने के लिए, आपको राजधानी के स्थान पर बात करने के लिए। थैंक यू पंकज। Thank you so much, sir. Thank you so much. Thank you.